आप सभी का टैगोर ऑनलाइन क्लासेस सूरजगढ़ में एक बार पुनः स्वागत। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था और वही नर्वस सिस्टम वाला ही अपना चैप्टर अभी कंटिन्यू है। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। उसकी पश्चात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। और आज अपन लेते हैं थर्ड, जिसका नाम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, या हम इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब देखिए इस सिस्टम की जो खोज की गई थी एक वैज्ञानिक थे लैंगले नामक। लैंगले ने ही इस तंत्र की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि यह तंत्र पूर्णतः चालक एवं नियंत्रण रहित होता है। इसमें अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों को तंत्रिकाएं प्रदान करता है। साथ ही हम कह रहे होते हैं कि यह जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले आंतरिक अंग होते हैं उनकी समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। इसके साथ साथ यह गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखला से बनता है, जो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी के दोनों पार्श्व भाग में पड़ी होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह देते हैं, और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, दोबारा से देखिए, इस तंत्र की खोज लैंगले नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। यह तंत्र पूर्णतः चालक एवं नियंत्रण रहित होता है। यह अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों को तंत्रिकाएं प्रदान करता है। यह गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं के द्वारा बना होता है, और ये एक जोड़ी श्रृंखला रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड के दोनों पार्श्व भागों में पड़ी होती है। यह तंत्र आंतरिक अंगों की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि यह तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर में आपात परिस्थितियों से लड़ने के लिए या उनका सामना करने के लिए तैयार करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर को आपात परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आपात स्थिति के समाप्त होने पर पुनः सामान्य स्थिति को बहाल करता है या स्थापित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात एक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा होता है, तो दूसरा उस विपरीत परिस्थिति को समाप्त करके सामान्य स्थिति को स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये कह रहे होते हैं कि यह तंत्र हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं की गतियों पर उचित रूप से नियंत्रण बनाए रखता है। साथ में हम ये कह रहे होते हैं
कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर भावनाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे दुख है, या फिर हम कह सकते हैं डर की बात कह सकते हैं, गुस्से की बात कर सकते हैं, इसके साथ लैंगिक जो उद्दीपन होते हैं, इन सारी जो भावनाएं हैं इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे बता रहे होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रभाव, जिसमें हम दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को। जैसे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? हृदय की धड़कन को कम करेगा। इसी तरह से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पसीने के स्राव को बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पसीने की स्राव को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारी नेत्रों की पुतली को फैलाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे नेत्रों की पुतली को सिकोड़ता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे रुधिर में शर्करा के स्तर को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र ब्लड प्रेशर को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र लैक्राइमल ग्लैंड की स्राव को बढ़ाता है, आंसू ग्रंथियों से स्रावित होने वाले आंसुओं की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी लैक्राइमल ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एडिनल ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एडिनल ग्रंथियों के द्वारा होने वाले स्राव को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र लार के स्रवण को कम करता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र लार के स्रवण को बढ़ाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो पाचन तंत्र ग्रंथियां होती हैं उनके स्राव को कम करता है, परानुकंपी बढ़ाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आहार नाल की क्रमाकुंचन गति को कम करता है, जबकि परानुकंपी आहार नाल की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र गुदा के स्फिंक्टर को सिकोड़ता है या फिर उसको क्या करता है? संकुचित कर देता है, जबकि परानुकंपी क्या करता है? उसको फैलाता है। ये सारी क्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हो रही होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में एक बैलेंस या संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है। इसलिए अगर हम चाहें तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, अर्थात इसको शरीर का संतुलन तंत्रिका तंत्र भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है? यदि हमारे शरीर के साथ या हमारे साथ कोई भी इस तरह की क्रिया होती है जिसे हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, उसको रेस्पॉन्स करते हैं, तो वही क्या कहलाना होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर में जब किसी उद्दीपन के कारण स्वतः ही या तीव्र अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कह दिया जाता है। शरीर में किसी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र अनैच्छिक क्रिया होती है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कह देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए गरम तवे पर हमारा हाथ रख जाए, तो आपने देखा होगा आप कहीं सोच विचार थोड़ा ही करते हो कि हाथ को हटाना है। जैसे ही वहां पर हाथ आपका पहुंचता है और उद्दीपन आपको मिलता है, तो उस उद्दीपन के कारण आप तुरंत क्या करते हो? अनुक्रिया, रेस्पॉन्स, और वहां से तुरंत क्या करते हो? अपने हाथ को हटा लेते हो।
ऐसे ही किसी नुकीले कांटे पर अगर हमारा हाथ छूता है तो छूते ही हम अपने हाथ को क्या करते हैं, वहां से हटा लेते हैं। इसी प्रकार से किसी जाने पहचाने स्वादिष्ट भोजन के प्रति देखने पर अथवा मात्र सूंघने भर से ही आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो हमारा मुख होता है उसमें पानी अथवा लार आ जाती है। क्या आ जाता है? पानी अथवा लार आ जाती है। ऐसी सारी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहला रही होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहला रही होती हैं, जो वास्तव में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। एक वैज्ञानिक थे मार्शल हॉल, इन्होंने इन क्रियाओं को खोजा था और समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया था? प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब इसके बाद हम बता रहे होते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रकार। प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंपल या फिर अनकंडीशन या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, इनको हम कह रहे होते हैं सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये जो सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं ये जन्मजात होती हैं, वायुवर्त होती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती हैं। अर्थात ये एक जीव से दूसरे जीव में जन्म के माध्यम से स्थानांतरित होती रहती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के लिए पहले से किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन पर ब्रेन का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। इस कारण से इनको हम क्या कह रहे होते हैं? सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनमें पहले से किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन पर ब्रेन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप किसी कमरे, अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, अचानक यदि लाइट आती है, बल्ब ऑन होता है, तो आपने देखा होगा हमारी जो नेत्र हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, पलक बंद हो जाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा अचानक कहीं तेज से आवाज होती है तो हमारा मुख खुल जाता है। तीसरा आपने देखा होगा यदि हमारे नेत्रों की तरफ अचानक कोई वस्तु आते हुए हम देखते हैं तो आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं, पलक बंद हो जाते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं, वो खाना आहार नाल में ना जाकर के यदि श्वसन नली में चला जाता है तो आपने देखा है बहुत जोर से खांसी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसी जितनी भी क्रियाएं, इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो जैसे व्यक्ति कोई बहुत गहरी नींद में सोया होता है, यदि आप उसके पैर को गुदगुदाना प्रारंभ कर दें, पैर में खुजली करना शुरू कर दें, तो आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति सोते हुए में पैर को झटक देता है या पैर को झटका मार देता है। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये जितनी भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होते हैं, इन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, या इन्हीं को हम कह रहे होते हैं सरल प्रतिवर्ती प्रतिबंधित क्रियाएं। ठीक है, दूसरी जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है प्रानुकूली, या फिर उसको कह रहे होते हैं प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, या उसको कह रहे होते हैं उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्रियाएं जन्मजात नहीं होती हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती हैं? जन्मजात नहीं होती है। इन्हें जंतु या प्राणियों के द्वारा अनुभव एवं प्रशिक्षण से सीखा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह देते हैं। एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवान पावलोव। क्या नाम था?
इवान पावलोव, इन्होंने इस प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया को एक भूखे कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे कुत्ते के ऊपर? भूखे कुत्ते के ऊपर, जिसको इन्होंने घंटी बजाते ही भोजन दिया, रोटी दे दी, और तब देखा बाद में तो उसमें लार श्रावण पाया गया, लार का सीक्रेशन देखा गया। ये क्रिया ये उस कुत्ते पर कई दिनों तक करते रहे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, घंटी तो बजा दी लेकिन कुत्ते को रोटी नहीं दी, और जब देखा तो कुत्ते के लार का श्रावण होता हुआ दिखाई दिया। इस उदाहरण से ये सिद्ध हो जाता है कि उस कुत्ते में उस भोजन के स्वाद के प्रति जो प्रतिबंधित क्रिया है वो उसके मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है, इसीलिए उसे घंटी बजाने पर रोटी नहीं देने के बावजूद भी क्या हुआ, लार का सीक्रेशन, क्योंकि कुत्ते को ये पता है कि घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा, और घंटी बजा दी भोजन दिया नहीं तो सीक्रेशन लार का होना स्वाभाविक है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कह रहे होते हैं, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कह रहे होते हैं, जिन्हें जंतु के द्वारा जीवन में अर्जित किया जाता है। ये जन्मजात नहीं होती हैं, अनुभव या प्रशिक्षण से सीखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब आरंभ में हम साइकिल चलाना सीखते तो उस समय हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो वह हमारे दिमाग में या मस्तिष्क में प्रतिस्थापित हो जाती है। अगर हम साइकिल से जा रहे हैं, अचानक कोई सामने से आ जाता है, तुरंत ब्रेक लग जाता है। आप अपनी कार चला रहे हैं, आगे से कोई अगर आता है, साइकिल भी उसके सामने आती है, अचानक ब्रेक लग जाता है। आपने देखा होगा आप बातें करते जाते हैं, जूते के फीते बांध लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कहीं पर झुककर और पत्थर उठाने का प्रयास करते हुए देखे जाते हैं तो कुत्ता देखा होगा आपने, तुरंत वहां से भाग जाता है। कुत्ते को डर होता है कि ये पत्थर उठा करके मुझे मारेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा जब हम क्लासेस में होते हैं तो कोई भी टीचर आता है, चाहे वो अध्यापक अध्यापिका है, तो आपने देखा होगा कि सारे स्टूडेंट अपने आप ही स्टैंड अप हो जाते हैं। कारण क्या होता है, उनके ब्रेन में यह क्रिया पहले से स्थापित हो जाती है, अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा वो उसको सीख लेते हैं, जो पूरी तरह से ब्रेन में स्थापित हो जाती है। इसीलिए ये जो प्रतिबंधित क्रियाएं हैं इनको हम उपार्जित या अर्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, इसको आप यहां से देख सकते हो, मैंने अभी बताया था स्वायत्त तंत्र का तंत्र। स्वायत्त तंत्र का तंत्र में क्या बताया गया था, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या बोला था मैंने, इस तंत्र की खोज किसने की, लैंगले नामक वैज्ञानिक ने। यह पूर्णतः कैसा होता है, चालक, चालक का मतलब होता है प्रेरक होता है, एवं कैसा होता है, नियंत्रण रहित होता है, अर्थात ब्रेन का इस पर डायरेक्ट कोई नियंत्रण नहीं होता। यह अनैच्छिक पेशियों, इनवॉलंटरी मसल्स और ग्रंथियों में तंत्रिकाएं प्रदान करता है। यह गुच्छिकाओं, गुच्छिकाओं का मतलब है फूले हुए पार्ट, गैंग्लियंस, और तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखलाओं से बना होता है। ये श्रृंखलाएं रीढ़ के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होती हैं। यह तंत्र प्रमुख रूप से चालक या प्रेरक तंत्र के रूप में काम करता है, यह प्रेरक तंत्र होता है। ठीक है, आगे मैंने बताया था जो आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करते हुए आंतरिक अंगों का भी नियमन करता है। ठीक है, इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। कितने? दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, यह शरीर को आपात परिस्थितियों, इमरजेंसी, विपरीत परिस्थितियों, एडवर्स कंडीशंस में सामना करने के लिए, उनका सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है या व्यक्ति को तैयार करता है। और जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, उस एडवर्स कंडीशन को समाप्त कर पुनः नॉर्मल कंडीशन को वहां पर एस्टैब्लिश करता है, अर्थात उस विपरीत परिस्थिति को समाप्त कर पुनः सामान्य स्थिति को स्थापित कर देता है। ठीक है,
ये दोनों तंत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं तथा शरीर की सभी क्रियाओं की गतियों पर उचित नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए हम इसको कह रहे होते हैं एंटागोनिस्टिकल, अर्थात ये एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। इस कारण से हमेशा शरीर में संतुलन या फिर हम कह सकते हैं होमियोस्टेसिस, समस्थापन बना रहता है, अर्थात किसी भी तरह से शरीर में एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट नहीं होती है। अर्थात यह तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर में सामान्य अवस्था या साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें बताया गया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर भावनाओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे दुख हो या फिर हम कह सकते हैं दूसरा नाम गुस्सा, या इसके बाद में भय, डर और लैंगिक उद्दीपन आदि। ठीक है, इसके पश्चात देखिए यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रभाव बता रखे हैं। एक तरफ तो ये क्या है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरी तरफ ये क्या है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया था कि एक अगर किसी क्रिया की दर को बढ़ा रहा होता है तो दूसरा उसी क्रिया की दर को क्या करता है, कम कर देता है। इस कारण से शरीर में संतुलन या बैलेंस बना रहता है, इसीलिए हम इसको बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या कर रहा होता है, हार्ट की धड़कन को बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। तो परानुकंपी क्या करेगा, हृदय की धड़कन को कम कर देगा। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह से एडिनल अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एडिनल ग्लैंड के स्राव को बढ़ाता है, जो आधी वृक्क ग्रंथि होती है उससे हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एडिनल ग्लैंड के स्रवण को या स्राव को कम करता है। ठीक है, थर्ड देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो नेत्र की पुतलियां होती हैं उनको फैलाता है, उनके डायमीटर को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र उन पुतलियों के डायमीटर को कम करता है या संकुचित करता है। इसी तरह से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पसीने के स्राव को बढ़ाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, पसीने के स्राव को घटाएगा, पसीने के स्राव को कम कर देगा, बैलेंस हो जाएगी स्थिति। इसी तरह से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर को फैलाता है, उसके डायमीटर को बढ़ा देता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र मूत्राशय को सिकोड़ता है, अर्थात उसके डायमीटर को कम कर देता है। लैक्राइमल ग्रंथियां जिनको हम अश्रु ग्रंथियां भी कह रहे होते हैं, इनके स्राव को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा बढ़ाया जाता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र लैक्राइमल ग्रंथियों के स्राव को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, और अगर रक्त में शर्करा का स्तर ज्यादा रहेगा तो वो हानिकारक है। तब परानुकंपी क्या करेगा, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है या नियंत्रित कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रुधिर दाब को बढ़ाता है, और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, रुधिर दाब को कम कर देगा। तो आप बताइए क्या होगा, फिर बैलेंस बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बॉडी में क्रियाएं संतुलित अवस्था में बनी रहेंगी कि नहीं बनी रहेंगी। इसीलिए हम कौन से वाले नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को बैलेंसिंग नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। इसके पश्चात अनुकंपी तंत्रिका तंत्र लार ग्रंथियों के स्राव को कम कर देता है, सैलावरी सीक्रेशन को ये कम करता है, इनहिबिट करता है।
और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है ये लार ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाता है। इसी तरह से अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आहार नाल के क्रमाकुंचन को कम करता है। क्रमाकुंचन गति क्या करती है? आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाती है, जबकि ये आहार नाल के क्रमाकुंचन को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। इसके पश्चात आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। मैंने आपको बताया था शरीर में जब किसी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र एवं अनैच्छिक क्रिया होती है तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कह देते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी गर्म तवे से आपका हाथ छूने पर तुरंत अपने हाथ को हटा लेना, किसी नुकीले कांटे से हाथ को छूने पर हाथ को हटा लेना। इसी तरह से किसी जाने पहचाने स्वादिष्ट भोजन को केवल देखने अथवा सूंघने भर से मुख में लार आ जाना या मुख में पानी आ जाना, ये सारी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये इंगित करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, जिसमें एक होती है सरल अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, सिंपल या फिर अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें मैंने बताया था सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं जन्मजात होती हैं या प्राकृतिक होती हैं, जिसके लिए पहले से किसी भी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है एवं इस पर मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं को सरल अप्रतिबंधित क्रियाएं कह देते हैं। उदाहरण में किसी वस्तु को अचानक आग की तरफ आते देखकर पलक बंद कर लेना या पलकों का तुरंत बंद कर देना, निगले हुए भोजन को नली में न जाकर श्वास नली में पहुंचने पर खांसी आ जाना, इसके बाद में तेज प्रकाश में नेत्र की पुतली संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना या आंखें बंद हो जाना, सोते हुए व्यक्ति के पैर को गुदगुदाने पर पैर को झटका मार देना या झटक देना, या फिर हम कह सकते हैं कि अचानक कहीं से बहुत तेज आवाज आती है तो मुख का खुल जाना। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं सरल या अप्रतिबंधित प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए ये दूसरी जो क्रिया होती है उसको प्रानुकूली उपार्जित प्रतिबंधित क्रिया है, या इनको हम प्रतिबंधित क्रियाएं भी कह रहे होते हैं। अब देखिए उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया है। उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया है, सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। इन्हें प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह दिए जाते हैं। प्रतिबंधित का मतलब होता है कंडीशनल या कंडीशन। ठीक है। इन्हें जंतु अपने अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा सीखता है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, वो जन्मजात थी सरल वाली। यहाँ पर आपने क्या बताया कि इन्हें प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कह देते हैं। इन्हें जंतु या प्राणी अनुभव या प्रशिक्षण द्वारा सीखता है। इसको सर्वप्रथम एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवान पावलोव। इन्होंने भूखे कुत्ते पर इस क्रिया का प्रदर्शन किया। इसमें इन्होंने कुत्ते को घंटी बजाते ही रोटी देना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद उसमें लार का श्रावण देखा गया। किसमें? कुत्ते में। इस क्रिया को इन्होंने लगातार कई दिनों तक किया। इसके बाद इन्होंने देखा कि रोटी नहीं देने पर
भी केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुख से लार आने लगी। इस उदाहरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मस्तिष्क होता है इसमें वास्तव में उस भोजन के स्वाद को याद रखा जाता है और उसी के अनुरूप अचेतन अवस्था में भी कार्य मस्तिष्क करता रहता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में इसी क्रिया को इस कारण से हम प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कह देते हैं। उदाहरण में अचानक अगर कोई भी व्यक्ति साइकिल या कार के सामने आता है तो आपने देखा होगा ब्रेक लग जाते हैं। किसी से बातें करते करते आप अपने जूते के फीते बांध लेते हो। आपको झुकते हुए देखने पर मानो आप मारने के लिए कोई पत्थर उठाने जा रहे हो, कुत्ता भाग जाता है। क्लास में टीचर जब प्रवेश करते हैं तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं स्वतः। तो ये सारी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्रानुकूली या उपार्जित प्रतिबंधित क्रियाएं होती हैं। ठीक है। यदि हम चाहें तो साइकिल, जैसे साइकिल को जब पहले सीखते हैं तो ये वास्तव में पहले जब सीख रहे होते हैं तो उस समय आपने देखा होगा बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करती, और जब सीख करके अनुभव से आप पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं तो आराम से साइकिल पर चलते हुए आप बातें करते जाते हो। पैर अपने आप पैडल मार रहे होते हैं, हैंडल पर हाथ होते हैं, हाथ हैंडल पर होते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो विजन होता है, दृष्टि सामने होती है। उस समय सड़क में अचानक कहीं पर भी कोई गड्ढे होते हैं, आपके जो हाथ है वो ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। अचानक आप अपना ब्रेक लगाना मानना शुरू कर देते हो। यदि कोई आगे आ जाता है अचानक, तब भी आप उसको अचानक ब्रेक मारना शुरू कर देते हो। तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है ये अनुभव और किससे सीख रहे होते? प्रशिक्षण से। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कह देते हैं। ठीक है। ओके।